गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का टॉपिक जो है वो मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू करवा रही हूँ। आज का जो लेक्चर है, ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से देख लेना इस क्वेश्चन को, और साथ में जो आज हम नेक्स्ट वाला टॉपिक आज डन करेंगे, तो अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो ये जो हमने अभी तक किया था उसमें हमने कर लिया था कि हमारी जो सब हेडिंग है या फिर मेन हेडिंग में कैसे कैसे हमने डालनी है आइटम्स को, और अभी हम पूरा क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर इस पूरा क्वेश्चन को हमें इसके बिहाफ के ऊपर बैलेंस शीट ड्रॉ करनी हो तो किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आइटम है बेटे हमारे पास शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हमें 2,50,000 दे रखा है, तो उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट में मेन आपको पहले हेडिंग लिखोगे। क्या लिखोगे? इक्विटी एंड लायबिलिटी जो है वो हेडिंग है, उसमें शेयर होल्डर फंड आता है, और तब उसमें हम लिखते हैं ए पॉइंट के अंदर शेयर कैपिटल, तो आप लिख दोगे 2,50,000। इसके अलावा क्या आता है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले हम फाउंड आउट कर लेते हैं पूरे इसमें कहाँ कहाँ हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इस पूरे जगह पे एक तो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है जो हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट एंड पीएनएल अकाउंट पड़ा हुआ है, ये भी हम लेंगे। और तीसरा हमारे पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पड़ा हुआ है। इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक रिजर्व बेटे यहाँ पे माइनस में है, इसलिए इन बॉक्स किया हुआ है, तो इन तीनों को हम दो को प्लस करेंगे, एक को माइनस कर देंगे। साथ में आपको मैं नोट जो अकाउंट बनाना बता रही हूँ, ये हमारे पास बैलेंस शीट है ना, और इसकी डिटेल में हमने रिजर्व के अंदर से टोटल उठाना है। तीनों को यहाँ पे प्लस 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 करके यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। ये काम हमने कहाँ पे करना है, नोट टू अकाउंट के अंदर करना है। कैसे? जब बैलेंस शीट का पोर्शन डन हो जाता है उसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे हम इस तरह का एक फॉर्मेट फिर बनाएंगे जिसका नेम होता है नोट टू अकाउंट। तो नोट टू अकाउंट में जितने भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है डिटेल देने की वो हम लिखते हैं। जैसे कि अभी रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हमने ले लिया, जनरल रिजर्व लिया है, कैपिटल रिडम्पशन और सरप्लस, तो इनको प्लस माइनस हमें यहीं पे करके दिखाना है नोट टू अकाउंट पे। तो 70,000 हमारे पास आ गया जो हम अब बैलेंस शीट में शिफ्ट करेंगे। इसी के साथ में एक नोट और भी है शेयर कैपिटल का। इन्होंने ब्रैकेट में दे रखा था कि इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ के हैं, और टोटल जो है फिर इशूड में भी हम ऐसे ही लिखेंगे कि इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10 रुपीज़ के हैं। कितने शेयर्स हैं वो यहाँ पे अभी मेंशन नहीं करना हमने, सीधा हमें सब्सक्राइब वैल्यू बताया तो सब्सक्राइब में मेंशन करेंगे। 25,000 शेयर्स का रेट 10 रुपीज़ है, और 2,50,000 हमने अमाउंट फाइंड आउट किया है। ये दो तरह के नोट्स हमने बना लिए, शेयर कैपिटल का भी बना लिया और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस का भी डन कर लिया, जिसकी अमाउंट हमारे पास आती है 70,000। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे 70,000 हमारा रिजर्व है, ठीक है। जब भी हम कोई नोट मेंटेन करते हैं तो साथ साथ हम लिखते हैं नोट 1 में हमें शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और यहाँ पे नोट 2 के अंदर हमें रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लायबिलिटी के बारे में पढ़ सकते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? या तो बैंक से हमने कोई लोन ले रखा है, या कोई डिवेंचर्स होंगे, या कोई बाहर का हमारे पास कोई और हो सकता है, पब्लिक से हमने डेट लिया होगा। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक तो हमें डिवेंचर्स हैं जो कि हमारे पास क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। इसके अलावा आपको क्या नजर आ रही है, सारे एसेट्स हैं बेटे। बिल पेएबल नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा करंट लायबिलिटी है। इसके अलावा हम लेते हैं लास्ट में पब्लिक डेट दिया हुआ है। ये दो तरह के डेट ऐसे हैं, पब्लिक डिपॉजिट जिसको कहते हैं, जिनको जो कि हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है, ठीक है। 20,000 की लायबिलिटी ये होगी, डिवेंचर्स 70,000 के, दोनों को मिला के कितने का हो गया, 90,000। तो हम हेडिंग क्या देंगे, नॉन करंट लायबिलिटी है, और ये है क्या, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्योंकि ये दोनों बोरो किया हुआ है, चाहे वो डिवेंचर है चाहे वो पब्लिक डेट है। हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही लिखना है, कितना, 90,000। बट डिवेंचर कहाँ लिखना है, वो नोट टू अकाउंट में हम शो करेंगे, यहाँ नहीं हमने किसी को भी डिवेंचर या पब्लिक डिपॉजिट लिखना। नोट नंबर 3 हम चेकआउट करते हैं। नोट नंबर 3 में क्या दिया हुआ बेटे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है, जिसमें 2 पॉइंट थे, एक तो डिवेंचर और दूसरा पब्लिक डेट, और दोनों को मिला के कितना आ गया, 90,000। डिटेल हमने इसी के साथ नीचे वाले में नोट टू अकाउंट में देनी है किसी भी कंसेप्ट की। साथ में हम अगला क्या बनाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटी के बाद क्या आता है, करंट लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन पे हम फिर चलते हैं कि कितनी कितनी करंट लायबिलिटी है, ठीक है बेटे। जिसको क्लियर नहीं दिख रहा वो अपनी स्क्रीन को जूम करके भी ये देख सकते हो, वीडियो में भी आप जूम करके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये एक तो हमारा हो गया करंट लायबिलिटी। उसके अलावा क्या हो सकता है, डिवेंचर, एक बिल पेएबल। इसके अलावा बेटे ये सारे रिजर्व या फिर एसेट्स हैं, और प्रोविजंस हमने शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है ये, पर अभी हमने क्या पता करना है, लायबिलिटी देखनी है, जिसमें हमें अलग हेडिंग देनी पड़ेगी, प्रोविजंस की अलग देनी पड़ेगी। और प्रोविजंस भी हम चेक कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और कोई है, नहीं है। एक प्रोविजन हमने उठाएंगे, और यहाँ से 2 आइटम हमने पहले उठाई है, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, ठीक है। इसका नोट टू अकाउंट हम बनाते हैं, पहले कैसे बनेगा।
या फिर हम इसको पहले ये देख लेते हैं कि डालना कैसे है। करंट लायबिलिटी दो तरह से है बेटे। ट्रेड पेएबल में हमें क्रेडिटर्स प्लस बिल पेएबल इकट्ठा लिखना होता है, जो कि हमने कंबाइन कर लिया दोनों का, वो 40,000 आ गया। और साथ में शॉर्ट टर्म प्रोविजन एक अलग हेडिंग है। करंट लायबिलिटी के अंदर एक सब हेडिंग होती है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसमें एक ही प्रोविजन है, क्या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 35,000 की, तो हमने यहाँ पे ले लिया 35,000। बट यहाँ पे टैक्सेशन तो वर्ड लिखा नहीं, वो कहाँ पे लिखेंगे, नोट टू अकाउंट में। तो नोट टू अकाउंट 4 और 5 हम चेकआउट कर लेते हैं। नोट टू अकाउंट में 4 में हमने लिखा है कि क्रेडिटर्स और बिल पेएबल को इकट्ठा करना है, जो कि उसको हम नाम क्या बन जाएगा, ट्रेड पेएबल। साथ में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, जिसको हम प्रोविजन को टैक्स भी कहते हैं, वो हो जाएगा 35,000। क्लियर, ये हो गई हमारी लायबिलिटी साइड डन। अब हमने करना है एसेट्स में। एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, नॉन करंट एसेट होता है फॉर्मेट के हिसाब से, तो हम नॉन करंट एसेट ढूंढेंगे, बाद में करंट एसेट फाइंड आउट करेंगे। तो नॉन करंट एसेट में भी दो होते हैं, पहले फिक्स एसेट ढूंढना पड़ेगा, फिर हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, उसमें टेंजिबल या इंटेंजिबल भी है कि नहीं, जैसे हमने फॉर्मेट सीखा हुआ है। तो हम पहले यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, शेयर कैपिटल नहीं है, डिवेंचर्स नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी हम ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, टेंजिबल एसेट है। एक तो हम इसको लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, उसके अलावा हम क्या लग सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरे में क्या आता है, पेटेंट तो हमारा इंटेंजिबल हो गया ना, इंटेंजिबल्स को बाद में कॉपी करते हैं, लेते हैं। पहले हम क्या लेंगे, सिर्फ जो हम देख सकते हैं, जो टेंजिबल है, व्हीकल्स, ये हमने ले लिया। इसके अलावा बेटे यहाँ पे नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी आप इसमें नहीं लोगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना ही लेते हैं कि फिक्स एसेट्स हैं। अब हम नोट टू अकाउंट में चलते हैं कि और एसेट हमारी रह ना जाए। 6 पॉइंट फिक्स एसेट में हमने प्लांट लिया, मशीन, लैंड एंड बिल्डिंग ली और व्हीकल्स ले लिया। इन तीनों को मिला के हमारे पास 3 लाख आ गया, जिसको हम टेंजिबल वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डन किया कि नॉन करंट एसेट हमारी फिक्स एसेट होती है, जिसमें पहला टेंजिबल एसेट्स हैं जो कि 3 लाख के बन गए हैं, और उसके बाद इनटेंजिबल एसेट हैं, इसमें 2 ही आते हैं बेटे। एक तो हमने ऊपर देखा था गुडविल पड़ी हुई है और एक पेटेंट पड़ा हुआ है। एक तो गुडविल है और यहाँ पे नीचे जाके पेटेंट राइट्स है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इनटेंजिबल। और वही चीज़ हमारे नोट टू अकाउंट में हमें देखने को मिल भी रहा है, ये टेंजिबल्स और ये इनटेंजिबल हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन करंट लायबिलिटी में और क्या आ गया, ये तो आ गया फिक्स एसेट। अब हम आएगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट के अलावा हमारा पार्ट होता है लॉन्ग टर्म वाली हमें इन्वेस्टमेंट्स फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। यस, प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, एक फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी कितनी, 20,000 की। तो वहाँ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20,000 की हमने लिख दिया। और नोट टू अकाउंट 8 में भी हमने चेकआउट कर लिया कि यहाँ पे एक ही हमारे पास क्या थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी। और हमें बेटे हर एंट्री यहाँ पे लिखनी है, तभी हमारा बैलेंस शीट पूरा होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इतना ही कवर करना है, नोट टू अकाउंट तो हमारा वर्किंग नोट है इसलिए हमें शो नहीं करना। नहीं, ये वर्किंग नोट नहीं है, ये भी नीड है बैलेंस शीट के फॉर्मेट को कंप्लीट करने की, ठीक है। अब हम लेते हैं कि करंट एसेट्स कौन सी है। करंट एसेट्स में हमारे पास जो बचा है वो हम ले लेते हैं। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री नज़र आ रहा है, ये हमारी करंट एसेट्स है। इसके बाद ये हो चुका है, सरप्लस हो गया, रिडम्पशन, BR हमारा रहेगा क्योंकि ये हमारी करंट एसेट है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। और इसके अलावा डेटर्स भी आएगा, बैंक बैलेंस भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे, और कैश इन हैंड भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेंगे। और इसके अलावा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमने 3 पार्ट बनाए हैं करंट एसेट्स के। एक तो इन्वेंट्री जो हम ले लेंगे, कितना दिया है क्वेश्चन में, 4,000, तो हम 4,000 ही लेंगे, ठीक है। ट्रेड BR के अंदर डेटर्स प्लस BR इकट्ठा कर लेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमें एक तो 2 चीज़ें गिवन है, कैश इन हैंड गिवन है और साथ में भी हमने क्या बताया था, बैंक का बैलेंस गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो जरा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस गिवन है। 81,000 हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और BR को कंबाइन कर देंगे और उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमने डन कर लिया, ठीक है। और एक क्या रहेगा था हमारा, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज में क्या आ जाएगा, सिंपल एक ही आइटम है, 4,000। तो इस तरह से आप लायबिलिटी का भी टोटल कर लोगे, एसेट्स का भी टोटल कर लोगे। अगर आपका इक्वल आ जाता है तो उसमें आपने सारी एंट्रीज को सही जगह पे उसकी पोजीशन के हिसाब से सेटअप कर दिया। अगर कहीं पे रॉन्ग आता है तो कहीं ना कहीं आपको ये ट्रांजेक्शन्स करते हुए आपने गड़बड़ी करी है, ठीक है। तो इस तरह का बेटे क्वेश्चंस भी आपको आता है और आपको बोला जाता है कि ये एक कंपनी है तो इसके बिहाफ के ऊपर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है इस पर शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, और आपको कुछ आइटम्स गिवन होती हैं। क्लियर बेटे, ये तो हो गया हमारा टॉपिक जो कि लायबिलिटी या एसेट्स के हिसाब से है कि किस तरह से हमारे पास बैलेंस शीट बनने आ जाती है। अभी जो आज करने वाले हैं साथ में हम वो भी है कि अगर स्टेटमेंट P&L अकाउंट अगर हमें बनाना आ जाए तो वो कैसे बनता है और उसका फॉर्मेट क्या है। ये है बेटे फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट।
ठीक है। फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट मतलब आपने प्लस वन के अंदर किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो सिंपल इसी तरह से कंपनी का अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें बनाना हो तो कुछ इस तरह का बनता है, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट भी हमने नजर मारी है, वो भी थोड़ा सा हमारा डिफरेंट तरह से बनता है। ठीक है, बात वही है कि इसमें भी हमें प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम्स और एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, बट उसके बाद डिफरेंस करके हम प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन तरीका अलग है। तो इसके सारे आइटम्स को हम अभी एक बार देखेंगे कि क्या क्या मतलब होता है, ताकि हमें समझ आ जाए कि स्टेटमेंट P&L अकाउंट कैसे बन सकता है। सबसे वेरी फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द कंपनी। सिमिलर फॉर्मेट अगर आपको पूरा खाली फॉर्मेट बनाना आ जाए तो आपको लिखना है कि करंट ईयर की पूरी रिपोर्ट और प्रीवियस ईयर की पूरी रिपोर्ट, जैसे कि हमने बैलेंस शीट के अंदर समझा था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। ठीक है, अपनी कंपनी का जो इनकम है वो सारा हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, कंपनी की इनकम। अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या चीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर हमें क्या लेना है, सेल लेना है। सेल के अंदर अगर कोई सेल रिटर्न है तो आपको लेस कर देनी है। अगर क्वेश्चन में दिख रही है सेल रिटर्न है तो आप लेस कर दोगे, फिर आप उसको लोगे रेवेन्यू। अगर सेल रिटर्न नहीं गिवन तो जितना भी सेल दे रखा है वो आप ले लेते हो। ठीक है, अब सेल का मतलब क्या हो गया, इन्होंने सेल का मतलब ये समझाया है कि सेल का मतलब खाली हमें सेल प्रोडक्ट को सेल करके जो इनकम आती है सिर्फ वो नहीं, वो तो है ही है। उसके साथ अगर हमें सर्विस को भी किसी को दिया है तो सर्विस के बदले में सर्विस को भी सेल करना बोलते हैं। प्रोडक्ट के अलावा सर्विस को भी अगर हम किसी को दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना है। एंड अगर कोई पुराना माल है, स्क्रैप बचा हुआ है, वो भी अगर कंपनी ने बेचा है तो वो भी आपने सेल में इंक्लूड करना है। ये सारी चीज़ें आपने सेल के अंदर लिखनी है। ठीक है, और सेल को हमेशा क्या लेना है, माइनस सेल रिटर्न करके आपको लेना है। और ये चीज़ जो सेल है ये आपको क्या दिखाती है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपने कितना पैसा कमाया। ऑपरेटिंग मतलब जो भी कंपनी आपकी बनी है वो किस पर्पज़ के लिए बनी है, क्या प्रोडक्ट आपकी कंपनी बेचती है, तो उसी के लिए वो आपका रेगुलर जो है वो काम चलता रहता है, तो वो उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं, रेगुलर चलना। तो वो जो है उस एक्टिविटी से आपकी कितनी सेल होती है वो आपने लेनी है। दूसरी जो आइटम हम लेंगे वो है अदर इनकम। कई बार कंपनी जो है अपनी मेन इनकम उसकी ये है, साइड बाय साइड कुछ अदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिससे कुछ अदर इनकम उनको मिल जाती है। कैसे मिलती है, जैसे कि अभी सेल किया उसने कोई एसेट जिसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिल गया, तो ये भी उसकी इनकम होगी। ठीक है, कई बार डिविडेंड या इंटरेस्ट उनको मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो किसी और कंपनी के शेयर होल्डर बने हुए हैं। अगर वो किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो शेयर होल्डर बन के वहाँ से उनको कोई डिविडेंड मिल रहा है, सिमिलर कोई इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो ये कोई साइड बाय साइड अदर इनकम होती है जो हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, अब बेटे एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, एक फाइनेंशियल कंपनीज होती है, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। अब हम ये दो पॉइंट तो समझिए कि इन दोनों को मिला के इनकम बनता है। ठीक है, एक तो मेन इनकम आने वाली होती है कंपनी की, सेकेंडली अगर साइड बाय साइड तो और इनकम आती है। यहाँ पे जो मेन इनकम है इसके रिगार्डिंग एक लाइन आपको मैं अंडरलाइन करवाऊंगी, वो ये है कि अगर आपकी आई थिंक सो यहाँ पे होनी चाहिए वो लाइन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी एंड द सर्विस इंटरेस्ट फाइनेंशियल कंपनी, यस ये वाला पॉइंट। अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है तो उसको अगर कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है तो वो आपने यहाँ नहीं डालना, उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डालना है। क्यों? फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे कि अब कोई भी फाइनेंस जो है कंपनी खोल ली, उसकी मेन पॉइंट क्या होता है कि लोगों को लोन देना है ना, कोई डिपॉजिट करवाना चाहता है वहाँ पे पैसा तो डिपॉजिट कर जाए, एज ए बैंक वो काम आता है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो अगर हम बात कर रहे थे, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को लेके चलते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की मेन काम क्या है, लोगों को प्रोवाइड करना, लोन दे देना, या फिर किसी में अगर उसने पैसा कहीं और जमा करवा दिया, डिपॉजिट करा दी तो उसको इनकम आती रहेगी। उसका मेन का इनकम का जरिया क्या है, सोर्स क्या है, तो वो जो सोर्स है उसके थ्रू उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा। सपोज उसने लोन दे दिया लोगों को, तो लोन फ्री में तो देगा नहीं, साथ में इंटरेस्ट भी तो ढूंढेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या फाइनेंशियल कंपनी। तो वो इंटरेस्ट क्या है, वो तो उसका बेसिक काम है, वो तो उसका मेन ऑपरेशन है। तो हम उसको फिर इसी पॉइंट में लिखेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी खुली इसलिए है पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसीलिए जो लोगों को इंटरेस्ट, लोगों को लोन देके जो इंटरेस्ट मिलता है वो उसका मेन काम है, वो उसका सेकेंड बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो ऐसी फाइनेंशियल कंपनी के लिए हम बोलेंगे इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर उसको मिल रहा है तो उसका मेन ऑपरेशन है। लेकिन यही कोई और कंपनी हो, फाइनेंशियल कंपनी नहीं है,
कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई और ट्रेडर कंपनी है, अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड मिलना अदर इनकम में काउंट किया जाएगा। क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि उनका मेन काम तो उनकी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को बेच के उन्होंने पैसा कमाना है। लेकिन अगर उनको कोई अदर इनकम के तौर पे इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हम बोलेंगे ये तो भाई आपने साइड बाय साइड अदर इनकम कमाई है, आपकी मेन इनकम तो आपकी प्रोडक्शन को बेच के आने वाली है। समझ आई मेरी बात? तो उस टाइम जो है वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए जो इंटरेस्ट वगैरह डिविडेंड होगा वो यहाँ पे डालेंगे। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल कंपनी ही है तो फाइनेंशियल कंपनी का तो मेन काम ही है इंटरेस्ट इकट्ठा करना लोगों से, लोगों का वो लोन देना और इंटरेस्ट लेना। सिमिलर डिविडेंड भी लेती है वो इसी तरह से, तो वो उनका मेन काम में शिफ्ट होगा। क्लियर हुआ? इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है जो पहले हम डन कर लेते हैं। पहले ये फॉर्मेट पे दिखा दो, फिर हम एग्जाम्पल डन करेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, वो हमने अच्छे से समझ लिया। रेवेन्यू ऑपरेशन के अलावा, मेन एक्टिविटी के अलावा अगर कोई कंपनी अदर इनकम भी कमाती है तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और कुल मिला के टोटल इनकम लिखेंगे कि ये इसकी टोटल इनकम है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है ताकि आपको और फाइनेंशियल वगैरह नॉन फाइनेंशियल समझ आ जाए। अगर तो कोई कंपनी नॉन फाइनेंशियल है, वो फर्म नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव करेगी या डिविडेंड कमाती है या सेल करके एसेट को पैसा कमाती है, तो वो उसकी मेन ऑपरेटिंग इनकम हुई या फिर अदर इनकम में आएगा। मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फाइनेंशियल का कोई लेना देना नहीं है, फाइनेंशियल काम नहीं कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो इन ये 3 पॉइंट जो हैं वो उसके मेन ऑपरेशन से आए हैं या अदर इनकम है, तो बेटे ये अदर इनकम है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट मिले, चाहे डिविडेंड मिले, चाहे प्रॉफिट मिले सेल ऑन एसेट पर। ये एक आम कंपनी के लिए जिसको हम फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम नहीं है, नॉर्मल एक कंपनी है, उसके लिए ये अदर इनकम में आएगा। मेन उस टाइम इनकम क्या है, उस केस में नील है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया ही नहीं है कि सेल कितनी है। अगर यही कंपनी हमारी फाइनेंशियल कंपनी होती तो फाइनेंशियल कंपनी के लिए तो रेगुलर है ना, उसके लिए तो काम ही ये है कि इंटरेस्ट उसको मिलता रहेगा जितना उसने लोन प्रोवाइड किया है, डिविडेंड भी उसको मिलेगा जहाँ पे उसने डिपॉजिट किए हैं, अपने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, शेयर मार्केट में, तो ये तो उसका काम ही यही है। इसी तरीके से उसकी इनकम बनती है फाइनेंशियल कंपनी की, तो मेन काम, मेन ऑपरेशन इसका यही है, तो फिर इसको मेन ऑपरेशन में डालेंगे। फाइनेंशियल कंपनी के लिए हम डालेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इंटरेस्ट और डिविडेंड दोनों ही उसके मेन काम है, तो यहीं पर उसकी मेन इनकम बनती है। फिर उसकी अदर इनकम क्या है, अदर इनकम हुई उसकी अगर कोई इस कंपनी ने कोई एसेट बेची है तो प्रॉफिट एंड लॉस उसकी अदर कंपनी की इनकम हुई। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटे वो है हमारा खर्चा, यानी कि एक्सपेंडिचर। तो पीएनएल अकाउंट में भी हम ऐसे ही करते थे, पहले हम इनकम लिखते थे सीआर साइड में, फिर हम डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखते थे। अब भी वही चीज़ है, सबसे पहले हमें इनकम्स लिख दी जितनी हमारी कंपनी कमा रही है, उसके बाद हम एक्सपेंडिचर्स पे चलेंगे, वन बाय वन इसके एक्सपेंडिचर को हम जजमेंट करेंगे। सबसे पहला खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम मतलब जितना इस्तेमाल हमने कर लिया इस साल में मटेरियल का, तो उस साल के अंदर ही हम उस चीज़ का खर्चा डाल देंगे। सपोज कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो था मटेरियल वो 10,000 पड़ा होगा ओपनिंग स्टॉक के तौर पे, 15,000 का खर्चा हमने और कर दिया, इस बार और परचेजिंग कर ली उस मटेरियल को। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 10,000 पहले पड़ा हुआ था मटेरियल, 15,000 का अब ले लिया, 25,000 का मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है। एट द लास्ट यानी कि लास्ट डे ऑफ द ईयर हमने ये जजमेंट करी कि हमारे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक बच गया मटेरियल का 5,000, तो हमने क्या किया 25,000 में से 5,000 माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसका माइनस करने का मतलब क्या हुआ, हमें समझ में आ जाएगा कि 5 जो है वो अभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, एज ए क्लोजिंग स्टॉक हमें रख लिया, अगले साल काम आ जाएगा। यानी कि 20,000 तो हमने कंज्यूम कर लिया ना, 20,000 हमने यूज़ किया मटेरियल इस साल में, तो हमारा खर्चा जो है वो वही कंसीडर करेगा। हमने ये नहीं देखना कि आपने इस साल नया कितना मंगवाया मटेरियल, बस वो आपने पैसे देने पड़े और खर्चा हो गया। बेटे हमें पिछला जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी हमें पिछले साल तो इस्तेमाल किया नहीं, इस साल हमने यूज़ किया है, तो उसका खर्चा भी इसी साल के अंदर डालेंगे। ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। 10,000 का पिछला कोई स्टॉक बचा था जो इस साल में ओपनिंग रह गया, बट उसको हम इस साल के खर्चे में डालेंगे क्योंकि वो पिछले साल तो यूज़ ही नहीं हुआ मटेरियल, इस साल इस्तेमाल होना है, तो इस साल में हमने कंज्यूम किया, तो यहाँ पे खर्चा डालेंगे। सिमिलर और मंगवाया 15,000 तो वो भी यहीं पे डलेगा। हाँ, 10 और 15 को मिला लो 25 बन गया, तो उसमें से अगर कोई अब इस साल बच गया लास्ट में 5,000, तो वो तो अगले साल यूज होने वाला है, उसको लेस कर दो, बाकी जो बचेगा उसको हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आपको आ जाए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे प्लस और जो परचेजेस करी है वो लेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड।
परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे स्टॉक से लग रहा है कि मैम हमने तो स्टॉक को पहले ऑलरेडी ऐड कर दिया ओपनिंग स्टॉक, बेटे वो अलग चीज़ है, वो रॉ मटेरियल का हमारे पास स्टॉक है। ये क्या है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है, कई बार हमारी जो कंपनी है बना बनाया माल जो है वो किसी दूसरी फर्म से खरीद लेती है, किस चीज़ के लिए, कि वो खुद बेचे, बना बनाया स्टॉक। तो ये वही रेडीमेड स्टॉक है जो सिर्फ सेल करने के लिए हमने मंगवाया है, इसको बोलते हैं परचेज ऑफ स्टॉक, यानी कि हमने अपनी अब उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, पहले से बना बनाया स्टॉक हम लेते हैं। इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ गुड्स परचेज किया है किसके लिए, फॉर रीसेलिंग, ताकि हम सेल करेंगे। तो रीसेल के लिए अगर मंगाया है तो खर्चा तो हुआ ही है ना, उसको भी हमें एज ए एक्सपेंडिचर में डाल दिया, राइट। तीसरा खर्चा क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड तो हो गया ये वाला, फिनिश गुड्स जो हमारे पास रेडीमेड अब रेडी हो गया माल बेचने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस जो कि अभी चल रहा है। इन तीनों का हमने क्या निकालना है, चेंज इन इन्वेंट्री निकालना है, और उसको हमने जजमेंट करना है कि इतना हमारा इन्वेंट्री इस साल में यूज हुआ है, यानी कि उसी को हमने एज ए खर्चा मान के इस साल में डालना है। कैसे, चेंज इन इन्वेंट्री। तो चेंज इन इन्वेंट्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटे, चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है कि हमें यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला है ओपनिंग स्टॉक वो लेना होता है, प्लस जो क्लोजिंग माइनस कर देना इसमें क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो बीच में अगर साल में कुछ हमने परचेज किया है तो वो एडिशन कर देते हैं। तो इसी तरह से हम चेंज इन इन्वेंट्री भी निकालते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके। तो आपको अलग अलग गिवन होता है तो आप अलग अलग कर लेते हो, फिनिश्ड गुड्स का अलग से निकाल लिया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वर्किंग प्रोग्रेस का भी अलग से निकाल लिया, और इसका भी। अगर कंबाइंड दे रखा है एक ही बार में हेडिंग बना के तो आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर दोगे, ठीक है, और उसका निकाल लोगे। जैसे कि उन्होंने दिया है डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ इन्वेंट्री, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके। एक ये खर्चा, और ये क्लोजिंग हम क्यों करते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग में इतना सामान पड़ा था, लास्ट में इतना रह गया जो इस साल नहीं यूज होना अगले साल यूज होना है, तो हमें समझ में आ जाता है कि वो जो बीच वाला चेंज हमें डिफरेंस है सिर्फ उसी का ही खर्चा हमने इस साल के अंदर डालना है। कि यहाँ पे हमें वर्ड टू वर्ड समझना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्चा इस साल में हमें कंसीडर करना है। जो चीज़ें हमने अगले साल में इस्तेमाल करनी है उसका खर्चा हम उस साल में डालेंगे, इस साल में क्यों लेके आए उसकी हेडिंग, इसीलिए हम डिफरेंस लेके चलते हैं। ठीक है, एक आता है एम्प्लॉयज़ बेनिफिशियल एक्सपेंसेस। ये बहुत आसान है बेटे, एम्प्लॉयज़ बेनिफिशियल एक्सपेंसेस मतलब कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी रखती है ना अपने पास, तो उनको वेजेस देना, उनको कोई प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करना, उनको कोई बोनस देना, कोई लीव इनकैशमेंट देना स्टाफ को, कोई उनके वेलफेयर के लिए कोई कैंटीन का खर्चा करना, इस तरह से कुछ भी खर्चे हैं वो सारे के सारे उसको हम एम्प्लॉय के बेनिफिट खर्चे बोलते हैं। इनके बेनिफिट्स के लिए हमने कैंटीन खोली है, कोई एंटरटेनमेंट खर्चा करवाया है, वो सारे के सारे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ये भी एक पार्ट बना हुआ है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिशियल एक्सपेंसेस, यहाँ से आप इसको रीड कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटे और कौन सा खर्चा होता है जो कंपनी को देखना पड़ता है, वो आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है कि अगर हमारी कंपनी जो है वो कुछ भी बोरो करती है बैंक से, तो उसको बदले में इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना, तो वो खर्चा भी हमारी कंपनी को झेलना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं फाइनेंस के वजह से खर्चा झेलना पड़ा, जिसको फाइनेंस कॉस्ट बोला जाता है। क्लियर। एक होता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइज एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन भी आपको क्लियर है कि अगर कोई कंपनी जो है मशीनें लेके आती है तो टाइम टू टाइम उसका डेप्रिसिएशन भी होता है। इसी तरह से गुडविल है, पेटेंट राइट है, उनको भी राइट ऑफ करना पड़ता है। तो ये जो खर्चा है राइट ऑफ